सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे पाश्चात्य शिक्षा दर्शन। इसके पहले हमने आपको पूरी क्लासेस में हमने पढ़ा ही दिया है। आज थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जैसे कि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो है हम पाश्चात्य विचारधाराओं का योगदान पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट आपका शैक्षणिक अध्ययन है जिसमें आपके 4th अध्याय दिए गए हैं, जिसमें से हमने आपको पहला अध्याय कवर किया हुआ है, पढ़ा दिया है भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान। इसके बाद जो है सेकंड अध्याय आपका है पाश्चात्य दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान, जो हम पढ़ा चुके हैं और इसको थोड़ा सा टॉपिक डिटेल में बताने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ सके। और अध्याय आपका 3 ये अगली क्लास में हम बात करेंगे, शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार, ठीक है। और 4th अध्याय समाजीकरण तथा शिक्षा। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं पाश्चात्य शिक्षा दर्शन। तो सबसे पहले ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इनको आप डिवाइड करके याद करिएगा, यही एक तरीका होता है। इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड करिएगा या 2 भागों में डिवाइड करिएगा, ठीक है। जैसे आप सभी स्टूडेंट को समझ में आए, जैसे 2 भाग इस प्रकार से याद करिएगा। जैसे कि ये 2 दिए गए हैं, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। तो आदर्शवाद के प्रतिपादक प्लेटो हो जाएंगे, प्रकृतिवाद रूसो हो जाएंगे, और यथार्थवाद या वस्तुवाद कह सकते हो तो अरस्तु हो जाएंगे, और प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद या जो है प्रयोगवाद, उपयोगितावाद, फलवाद, ये अन्य नाम है तो ये जॉन डीवी हो जाएंगे, ठीक है। ये कहीं भी आपको नाम दिखे तो ये जॉन डीवी, ठीक है। और 2 मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, अस्तित्ववाद सोरेन किरकेगार्ड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में कि कैसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा पाश्चात्य शिक्षा दर्शन, ठीक है। तो ये पाश्चात्य शिक्षा दर्शन आपका हो जाएगा, सॉरी ये आदर्शवाद हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं हैं, जैसे कि ये जो आपके पाश्चात्य शिक्षा दर्शन है यानी कि दार्शनिक विचारधाराएं हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दार्शनिक विचारधाराएं हैं जो वास्तविकता, ज्ञान और मूल्यों पर अलग अलग दृष्टिकोण रखती हैं, ठीक है। अलग अलग जो है दृष्टिकोण रखती हैं, जिनमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद आदि हैं। तो आदर्शवाद हमने आपको पढ़ा दिया है और ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा किस प्रकार से आप डिफरेंस समझिएगा। आदर्शवाद विचारों और आत्मा को सत्य मानता है। ये जो आदर्शवाद होता है ये जो है विचारों और आत्मा को सत्य मानता है। ज्ञान का स्रोत क्या होता है, तो मन और न कि इंद्रियों द्वारा भ्रमित करने वाली होती हैं। इसमें जो है ज्ञान का स्रोत हो जाएगा तर्क और जो है मन हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। और इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान भ्रामक और परिवर्तनशील है। सच्चा ज्ञान तर्कों और विचारों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इनकी जो ज्ञान होता है दर्शन में, इसमें जो है तर्कों और विचारों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। और अगला पॉइंट है मानव जीवन का उद्देश्य विचारों के वास्तविक स्वरूप को जानना होता है, यानी कि वास्तविक स्वरूप को जानना होता है आदर्शवाद में। आत्मा का चरमोत्कर्ष प्राप्त करना, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत सत्य मानता है। ये पॉइंट सबको देखिए तो आपको पता होना चाहिए, आदर्शवाद से संबंधित है। यह मानता है कि ब्रह्मांड आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित है। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देना, ठीक है, यानी कि नैतिक और मूल्यों पर जोर देता है आदर्शवाद। आत्मा और मन को जो है सर्वोच्च स्थान देता है, महत्व देता है। व्यक्ति के नैतिक व आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देता है। सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है, एक बार एक नज़र में पढ़िएगा। और इसके बाद आप देखिएगा प्रकृतिवाद क्या होता है। तो प्रकृतिवाद के बारे में आपको जानना है, प्रकृतिवाद, ठीक है। तो प्रकृतिवाद जो है रूसो हो जाएंगे आपके। तो इसमें आपको देखना है प्रकृतिवाद पूरी तरह से प्रकृति और इंद्रियों पर आधारित है, ठीक है। यानी कि जैसे कि वो तर्क और मन पे आधारित था आदर्शवाद, तो ये जो है प्रकृति और इंद्रिय अनुभव पर आधारित है। सत्य ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है इंद्रिय अनुभव है, ठीक है, यानी कि इंद्रिय अनुभव के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त होता है। यह भौतिक जगत को ही अंतिम सत्य मानता है, यानी कि प्रकृतिवाद से आपको समझ में आ ही रहा होगा। अंतिम सत्य मानता है सभी वस्तुएं प्रकृति से उत्पन्न होती हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं। प्रकृतिवाद इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है कि प्रकृति कुछ शक्तियाँ ही दुनिया को संचालित करती हैं और प्रकृति ही जो है परम वास्तविकता है। विज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देता है, यानी कि ये जो होता है प्रकृतिवाद, ये विज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जिम्मेदारी को महत्व देना, ठीक है। और यथार्थवाद के बारे में देखिएगा, ये अरस्तु में हो जाएंगे, ठीक है, या वस्तुवाद कह सकते हो। यथार्थवाद वास्तविकता को देखने पर केंद्रित है, जैसे कि वह यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है रियलिज्म, ठीक है, रियलिज्म। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। ज्ञान का स्रोत जो है ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो है प्रत्यक्ष अनुभव और वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है, यानी कि यथार्थवाद जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं यथार्थवाद ज्ञान जो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होती है। इसके बाद आप देखिएगा यथार्थवाद भौतिक जगत को वास्तविक मानता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। और व्यवहारिक जीवन की तैयारी और भौतिक जगत की समझ को महत्व दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना है। व्यवहारिक जीवन की तैयारी और भौतिक जगत की समझ को महत्व दिया गया है। और यथार्थवाद भौतिक है
अगला पॉइंट है, अगर मनुष्य अचानक ब्रह्मांड से गायब हो जाते हैं तो यथार्थ के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ पहले की तरह मौजूद रहेगा, क्योंकि वस्तुएं हमारे होने या न होने पर निर्भर नहीं करती हैं। तो इसमें यथार्थवाद में ये बोला गया है कि जैसे कि गायब हो गया, यानी कि अचानक ब्रह्मांड से कोई मनुष्य गायब हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, सब कुछ पहले से ही यथार्थ के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ पहले की तरह ही मौजूद रहेगा, क्योंकि वस्तुएं हमारे होने या न होने पर निर्भर नहीं। कहने का मतलब है जैसे कि हम या आप कोई भी पर्सन है तो उसके होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको 1-2 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, या व्यवहारवाद, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद, इसमें जो है प्रतिपादक जान डीबी हो जाएंगे प्रयोजनवाद के। ठीक है, तो प्रयोजनवाद क्या होता है इसके बारे में आप डिफरेंस के तौर पे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं प्रयोजनवाद के अन्य नाम क्या होते हैं। तो प्रयोजनवाद हो या व्यवहारवाद हो या जो है फलवाद, तो इसके अदर नाम है। तो अन्य नाम आप देखेंगे प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, फलवाद, उपयोगितावाद के नाम से जानते हैं, इनके अदर नाम हो गए हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद के। इसके बाद आपको अगला पॉइंट देखना है, प्रयोजनवाद विचारों की उपयोगिता को प्राथमिकता देता है। तो प्रयोजनवाद से आपको समझ में आ रहा होगा या व्यवहारवाद से आपको समझ में आ रहा होगा, विचारों की उपयोगिता को महत्व देता है। ठीक है, प्राथमिकता देता है प्रयोजनवाद व्यवहारिक परिणामों को सत्य और उपयोगी मानता है। ठीक है, यानी कि व्यवहारिक परिणामों को सत्य और उपयोगी मानता है। ज्ञान का स्रोत क्रिया प्रयोग अनुभव से प्राप्त होता है, तो इसमें ज्ञान का स्रोत क्या हो जाएगा, क्रिया द्वारा। ठीक है, प्रयोग द्वारा, अनुभव द्वारा। ठीक है, मानव को वर्तमान में समायोजित होने में मदद करना, व्यवहारिक समाधान खोजना है। तो जैसे कि प्रयोजनवाद प्रयोगवाद या व्यवहारवाद कह सकते हो उपयोगितावाद के नाम से, तो इसमें क्या हो जाएगा, मानव को वर्तमान में समायोजित होने में मदद करता है। ठीक है, मदद करना और व्यवहारिक समाधान खोजना हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, एक व्यवहारवादी व्यक्ति चीज़ों को उनके व्यवहारिक पहलू से देखता है और समाधान ढूंढता है जो वर्तमान साधनों से यथासंभव सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको डिफरेंस में याद करना है, ये जितने आपके जो है पाश्चात्य शिक्षा दर्शन है। ठीक है, और आपका अगला है मार्क्सवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है पर ये थोड़ा कम ही पूछा जाता है पेपर में। तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे प्रतिपादक। मार्क्सवाद समाज और भौतिक परिस्थितियों पर केंद्रित है। जो मार्क्सवाद होता है समाज और भौतिक परिस्थितियों पर जो है केंद्रित है। मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष और आर्थिक प्रणाली पर जोर देता है। तो याद रखिएगा, ये मार्क्सवाद जो होता है ये वर्ग संघर्ष और आर्थिक प्रणाली पर जोर देता है। मार्क्सवाद इतिहास और समाज के वर्ग संघर्ष को महत्व देता है। ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, आपको जिस प्रकार से समझ में आए। ठीक है, यह एक ऐसा दर्शन है जो उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर समाज को वर्गों में बांटता है। ये मार्क्सवाद जो है समाज को वर्गों में बांटता है, यानी 2 वर्गों में। एक बुजुर्ग वर्ग होता है जिसे पूंजीपति कहते हैं, और सर्वहारा वर्ग होता है जिसे श्रमिक कहते हैं, मजदूर कहते हैं। तो पूंजीपति जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। जैसे जो जमीन घर प्रॉपर्टी का मालिक होता है उसे पूंजीपति वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे आपको समझना है मार्क्सवाद में जैसे कि बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग। तो इसमें आपको जानना है कि जैसे कि बुजुर्गा वर्ग जो है पूंजीपति वर्ग को बोलते हैं और सर्वहारा वर्ग जो है श्रमिक वर्ग को बोलते हैं। तो ये जो है पूंजीपति वर्ग जो है इनमें किसको बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि हमने यह बता रखा है, जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, जैसे कि इनका जो है पूरा ज़मीन हो गई या कारखाना हो गया, फैक्ट्री हो गई या दुकान हो गई। ठीक है, कुछ भी हो गया, तो ये जो श्रमिक वर्ग होता है, मजदूर वर्ग, वो इसमें काम करता है। ठीक है, इसमें सर्वहारी वर्ग मजदूर वर्ग जो है इसमें काम करता है। ठीक है, और अपना जीवन यापन व्यतीत करता है। और ये लोग जो होते हैं ये पूंजीपति के मालिक होते हैं, यानी कि जैसे कि ज़मीन हो गई, जैसे हमने बताया प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। ठीक है, और इसमें जो लोग काम करते हैं मजदूर वर्ग होते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जैसे कि इसमें यह समाज को 2 वर्गों में विभाजित देखता है। यहाँ पे लिखा नहीं है 2 वर्गों में। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार कार्ल मार्क्स। तो पूंजीपति वर्ग ये हमने अभी आपको बता ही दिया है, जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। ठीक है, तथा सर्वहारा वर्ग श्रमिक मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष को आर्थिक विकास का मुख्य चालक मानता है। मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य एक वर्ग विहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना है, जहाँ उत्पादन साधनों पर सामाजिक स्वामित्व हो, जो मजदूरों की क्रांति से संभव होगा। मार्क्सवाद जानता है कि मानव चेतना का निर्माण सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं से होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप देखिएगा लास्ट आपका आता है अस्तित्ववाद। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में, तो ये भी आपको अच्छे से जानना है। सोरेन किर्केगार्ड या किर्केगार्ड भी बोल सकते हैं, किर्केगार्ड यहाँ पे होगा, ये मात्रा नहीं होगी, यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, किर्केगार्ड। तो यहाँ पे आप देखिएगा अस्तित्व का मतलब क्या होता है। अस्तित्ववाद मानता है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व का स्वयं निर्माता होता है। तो अस्तित्ववाद से आपको याद रखना है कि अस्तित्ववाद मानता है कि व्यक्ति जो होता है अपने अस्तित्व का स्वयं निर्माता होता है। उसे अपनी स्वतंत्रता का चुनाव करना होता है, खुद से चुनाव कर सकता है। ठीक है, खुद से। और अस्तित्ववादी व्यक्ति स्वतंत्रता, अपनी पसंद और जिम्मेदारी पर केंद्रित होता है। ये अदर पॉइंट्स जो हैं अलग अलग प्रकार से हमने
आपको पढ़ाने का प्रयास किया है कि आपको समझ में आए, ठीक है। स्वतंत्रता और अपनी जो है पसंद और जिम्मेदारी पर केंद्रित है। और अगला पॉइंट है ये एक ऐसा दर्शन है जो व्यक्ति की अस्तित्व, आज़ादी और चुनाव को महत्व देता है। तीनों पॉइंट्स एक प्रकार से, पर समझने के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स अलग अलग तरीके से बताया गया है। ऐसा दर्शन है यानी कि अस्तित्ववाद ऐसा दर्शन है जो व्यक्ति के अस्तित्व, आज़ादी और चुनाव को महत्व देता है, या कह सकते हो स्वतंत्रता, पसंद, जिम्मेदारी पर केंद्रित है। किसी विशेष विचार या प्रत्यक्ष के स्थान पर व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व देने वाले दर्शन को अस्तित्व के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि किसी विशेष विचार यानी कि विशेष विचार या प्रत्यक्ष के स्थान पर व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व दिया गया है, यानी कि व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व दिया गया है, विशेष विचार को महत्व न दिया गया है। प्रत्यक्ष के स्थान पर यानी कि किसी विचार प्रत्यक्ष के स्थान पर यानी कि उनको स्थान न देकर के जो है व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व दिया गया है इस दर्शन में, ठीक है। यहाँ अस्तित्ववाद में याद रखिएगा, ठीक है, व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व दिया गया है, विचार को महत्व नहीं दिया गया है, किसी विचार जो है प्रत्यक्ष के स्थान। और इसके बाद आपको देखना है व्यक्ति उसकी स्वतंत्रता और जीवन के अर्थ को प्राथमिकता देता है, यानी कि व्यक्ति जो होता है उसकी स्वतंत्रता और जीवन के अर्थ को प्राथमिकता देता है। हर व्यक्ति के पास अपने भाग्य को स्वयं निर्धारित करने की स्वतंत्रता है। वह अपनी पसंद के अनुसार दुनिया को वैसा बनाता है जैसे वह चाहता है, ठीक है, जैसे वह उसे चाहता है। तो इस प्रकार से आपको सारे जो है पाश्चात्य शिक्षा दर्शन आपको समझ में आया होगा, डिफरेंस के तौर पे भी आपको समझ में आया होगा। अच्छे से बताने का कवर किया है, प्रयास किया है। आप सभी स्टूडेंट इंग्लिश में यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है, ये पॉइंट्स। और यहाँ पे ये इतना आपको समझ में आया होगा। और अगली क्लास में हम बात करेंगे 3rd अध्याय के बारे में, शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार, ठीक है। और आज की क्लास में हमने ये बता दिया है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। और अपना स्टूडेंट सभी अपना रिवीजन करते रहे, पढ़ाई करते रहे, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए। या मेरी क्लासेस आप देख रहे हैं तो मेरी क्लासेस देखिए, और मेरी पिछली क्लासेस जो है थ्योरी क्लासेस सारी हमने पढ़ा रखी हैं, यानी कि 1st यूनिट से 10 यूनिट हमने कवर कर दी हैं, जो इसके पहले पेपर आपका हुआ था, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, और ये मत सोचिएगा कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये जो है फ्री क्लासेस है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप यदि आपकी वैकेंसी जाती हैं, जैसे कि GIC हो गई, ठीक है, GIC PGT वगैरह, ठीक है, GIC की हो गई, PGT हो गई, जैसे एडेड कॉलेज में होती हैं, ठीक है। तो जो आपका ये एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे GDC की वैकेंसी हो गई, ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज में जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, यानी कि ये सब आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आज नहीं तो ये कहते हैं कि कल, ये आपको काम ही आने वाला है, सारा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि आपने जो है नेट क्वालिफाई कर लिया और आप घर बैठ गए, ठीक है, जैसे कि आपने नेट क्वालिफाई किया, ठीक है, और आप बैठ गए, तो आपको बैठना नहीं है, आपको किसी कॉलेज में पढ़ाना है, ठीक है, खुद पढ़ना है, पढ़ाना है और आगे बढ़ना है। और जैसे कि वैकेंसी आती हैं तो उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ आप ऐसे पढ़िए कि आपको नॉलेज हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।